गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। हम लोग देख रहे थे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के बारे में, जिसमें हमने पहले बेसिक चीजें देखे, फिर देखा अलग अलग प्रकार के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें हमने प्रॉमिसरी नोट, देन बिल ऑफ एक्सचेंज और इसके बाद चेक देखा। इसके बाद हम होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स के ऊपर हमने डिस्कशन किया। देन टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हम देख रहे थे। यहाँ पे हमने ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर देख चुके हैं। ट्रांसफर के आधार पे एक इंस्ट्रूमेंट को बेयरर या फिर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। बेयरर इंस्ट्रूमेंट वो होता है जो कि ओरिजिनली एक्सप्रेस्ड एज बेयरर, जिसमें लिखा ही है पे टू ए और बेयरर या पे टू द बेयरर। सो ये बेयरर इंस्ट्रूमेंट है। दूसरा, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि वैसे तो ऑर्डर बनाया गया था, बट उसमें जो एंडोर्समेंट है, लास्ट एंडोर्समेंट और द ओनली एंडोर्समेंट इज इन ब्लैंक। तो ब्लैंक एंडोर्समेंट से ऑटोमेटिकली इट बिकम्स अ बेयरर इंस्ट्रूमेंट। फिर आगे अगर इसको ट्रांसफर करना है तो बाय मेयर डिलीवरी ये ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। फिर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या है? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट वो है जिसमें एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लिखा गया है और उसको या उसके ऑर्डर पे ये पेएबल होगा। जैसे कि उसमें लिखा है पे टू ए, पे टू द ऑर्डर ऑफ ए या पे टू ए और ऑर्डर। तो ये सब ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सो ये हमने देखा था। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ये इंस्ट्रूमेंट बना कहाँ पे है, इसके आधार पे हम देखेंगे एक इंस्ट्रूमेंट को इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट करके क्लासिफाई किया जा सकता है। तो अगेन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट के लिए हमको तीन चीजें देखना है। पहली चीज है वो ड्रॉ कहाँ किया गया है और किस व्यक्ति के ऊपर ड्रॉ किया गया है। तो ये पहली चीज। तो वो ड्रॉन कहाँ है, ये ड्रॉ कहाँ किया गया है, इन इंडिया है या आउटसाइड इंडिया है, ये देखेंगे। तो ड्रॉन इन और आउटसाइड इंडिया ये देखेंगे। फिर ड्रॉन ऑन, दैट मींस ड्रॉई कौन है, ड्रॉन ऑन अ पर्सन, किसके ऊपर ड्रॉ किया गया है। सो ड्रॉई कौन है, ड्रॉई ये पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है या नॉट रेसिडेंट है, ये देखेंगे। ड्रॉई इज रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। देन पेबल कहां पे है, इंडिया है या आउटसाइड इंडिया है। इसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे वेदर इट इज एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। सो कुछ चीजें हमको देखना पड़ेगा इसके लिए। पहले तो चलो स्केल पट्टी है तो पहले तो फॉर्मेट बना लेते हैं। तो पहली चीज, अगर ये इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन इन इंडिया है, फिर ड्रॉई इज अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, दैट मीन्स ड्रॉई जो है जिसके ऊपर ड्रॉ किया गया, जिसको ऑर्डर दिया गया टू पे, वो भारत में रहता है, रेसिडेंट है। फिर पेबल इन इंडिया है अगर, अब सिंपल सी बात है, जब सभी इंडिया में ड्रॉन इन इंडिया है, रेसिडेंट इन इंडिया पे ड्रॉ किया और पेबल इन इंडिया है, तो ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। दूसरा, अगर ड्रॉन इन इंडिया है ऑन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया और फिर पेबल आउटसाइड इंडिया है, तो भी ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। भले भारत के बाहर पे करने वाले हैं। जैसे कि मैंने ऑर्डर दिया, तो मैं ड्रॉवर जिसने ड्रॉ किया भारत में, मैंने ऑर्डर दिया दिल्ली के किसी व्यक्ति को। दिल्ली में मेरा एक फ्रेंड है पप्पू, उसको ऑर्डर दिया कि पे करो। अब ये ड्रॉई कौन है, रेसिडेंट इन इंडिया, भारत में रह रहा है वो। फिर भले ही वो जाके बाहर पे करेगा, वो जा रहा है रशिया, रशिया जाके पेमेंट करने वाला है, तो ऐसे केस में इन्हें बाहर जाके पे करने वाला है, तो ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है, भले ही वो बाहर पेएबल है। ठीक है, तो उसमें पेएबल आउटसाइड इंडिया लिखा गया है, बोला गया है रशिया में पेमेंट होगा, तो भी ये
इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। उसी प्रकार से ड्रॉन इन इंडिया है, ऑन अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, फिर पेएबल इन इंडिया बनाया है उसको। सो भारत में ड्रॉ किया किसी बाहर के व्यक्ति पे, एक फॉरेन में मेरा फ्रेंड है उसके ऊपर बिल ड्रॉ किया, उसको बोला कि तुम इसको पे करो भारत में। सो भारत में पे करने वाला है, तो अगेन इट इज एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। फिर चौथा, ड्रॉन इन इंडिया, रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया के ऊपर, और पेएबल भी आउटसाइड इंडिया है, तो ये फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। और अगर ड्रॉन आउटसाइड इंडिया है, फिर वो किसी के भी ऊपर ड्रॉ किया गया हो, वो रेसिडेंट पे ड्रॉ किया है और नॉन रेसिडेंट पे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पेएबल इन इंडिया हो या आउटसाइड इंडिया हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा फॉरेन इंस्ट्रूमेंट ही रहेंगे। अगर वो भारत के बाहर बने हैं तो ये हमेशा फॉरेन इंस्ट्रूमेंट रहेंगे। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर रेसिडेंट पे ड्रॉ किया, नॉन रेसिडेंट पे ड्रॉ किया, अगर भारत के बाहर वो ड्रॉ हुआ है तो वो फॉरेन ही रहेगा, वो कभी इंडियन इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता। सो इंडियन इंस्ट्रूमेंट के लिए आप अगर कंडीशन बनाना चाहें तो पहली कंडीशन है ड्रॉन इन इंडिया, कंपलसरी कंडीशन है। दूसरा, ये दो में से एक चीज इंडिया में होना चाहिए, या तो ड्रॉई रेसिडेंट होना चाहिए या तो पेएबल इन इंडिया होना चाहिए, दोनों में से एक चीज। सो कोई भी एक चीज अगर भारत में है तो फिर वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। अगर ड्रॉन इन इंडिया है और रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, पेएबल आउटसाइड इंडिया, तो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, और अगर ड्रॉन आउटसाइड इंडिया है तो फिर वो हमेशा फॉरेन इंस्ट्रूमेंट ही रहेगा। ठीक है, सो ये डिफाइन किया हुआ है, देखते हैं, पढ़ते हैं, इतना हो गया। इसके अलावा और कोई संभावना बचती ही नहीं, जैसे अपने आप बीजेपी के अलावा कोई और संभावना है ही नहीं, आएंगे तो मोदी ही। हाँ, आज खतरनाक भीड़ है, इसीलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। आज वो थोड़ा प्रचार प्रसार बहुत हो रहा है ना, आज बीजेपी वाला प्रचार प्रसार है, सो उसमें काफी लोग अपने आप आते हैं, बाकी लोगों को बुलाना पड़ता है, बाहु चलाना, उनको बुला के लाते हैं, तुमको मिलेगा कुछ तो भी। सो हाँ, सच में ऐसे ही होता है, और लोग आते हैं। चलो ठीक है। सो ये इनलैंड और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं, ये समझ लो, आपको केस स्टडी बना के क्वेश्चन आएंगे तो आपको डेफिनेशन डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, बट ये समझ लिया आपने। अब डेफिनेशन पढ़ो, बहुत ही आसान है। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन इंस्ट्रूमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू इनलैंड इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 11 एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट 12। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट ये एक प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक है विच इज ड्रॉन इन इंडिया, भारत में ड्रॉ किया गया होना चाहिए, ऑन अ पर्सन रेसिडिंग इन इंडिया, ड्रॉई शुड बी रेसिडेंट, फिर वेदर पेएबल इन इंडिया हो तो भी इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, आउटसाइड इंडिया हो तो भी इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि एक कंपलसरी कंडीशन और दूसरे में से कोई एक कंडीशन भी पूरी होगी। अब रेसिडेंट इन इंडिया है, फिर वो आउटसाइड इंडिया भी होगा तो भी ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है, और इन इंडिया होगा पेएबल तो भी इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। वैसे ही दूसरा, ड्रॉन इन इंडिया कंपलसरी कंडीशन, ऑन अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, भले ही आउटसाइड इंडिया वाले पे ड्रॉ किया है बट पेएबल इन इंडिया है, भारत में पेएबल है, तो अगेन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। इन सिंपल टर्म्स, ड्रॉन इन इंडिया वाली कंडीशन कंपलसरी है और ये दो में से कोई एक कंडीशन पूरी होना चाहिए। ठीक है, सो फिर हम मान लेंगे कि वो एक इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है, दोनों ही कंडीशन पूरी हो जाए तो फिर भी इनलैंड इंस्ट्रूमेंट वो कहलाएगा। इलस्ट्रेशन दिया है, अ बिल इज ड्रॉन बाय अ मर्चेंट इन कैलकाटा, तो ड्रॉ कहां किया गया है, कैलकाटा, सो बाय अ मर्चेंट इन कैलकाटा, ड्रॉवर कैलकाटा में ड्रॉ कर रहा है। ऑन अ मर्चेंट इन दिल्ली,
दिल्ली में एक मर्चेंट है उसके ऊपर ड्रॉ किया, दैट मीन्स रेसिडेंट। पेएबल इन बॉम्बे और भारत में पेएबल है, तो इट इज एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि ये भी इन इंडिया हो गया, ये भी इंडिया, ये भी इंडिया। A bill is drawn by merchant in Calcutta, drawn in India on a merchant in Delhi, दिल्ली के मर्चेंट पे, दैट मीन्स रेसिडेंट इन इंडिया, भले एक्सेप्टेड फॉर पेमेंट इन जापान है, तो बाहर जाके इसका पेमेंट होने वाला है, तो भी इट इज एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। अ बिल इज ड्रॉन बाय अ दिल्ली मर्चेंट, तो दिल्ली वाले ने ड्रॉ किया है, ऑन अ पर्सन इन लंदन, रेसिडेंट इन लंदन है आउटसाइड इंडिया, फिर मेड पेएबल इन इंडिया, भारत में पेएबल बना दिया उसको, तो ऐसे केस में अगेन ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, सिंपल। सो रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द ड्रॉवर ऑफ द बिल डज नॉट मैटर at all so long as the bill is drawn in India and payable in India. Also, inland instrument remains an inland instrument even if it is endorsed in foreign country. So ऐसा है। और foreign instrument, an instrument which is not an inland instrument is a foreign instrument. तो जो drawn in India है but payable outside India and on a person resident outside India, ये foreign instrument। दूसरा जो drawn ही outside India है वो foreign instrument। So वही दिया है, bill drawn in India but on a person residing outside India and payable outside India, तो ये फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। एंड एक बिल जो भारत के बाहर ही ड्रॉ किया गया, फिर वो कहीं भी पेएबल हो, किसी पे भी ड्रॉ किया हो, ये हमेशा एक फॉरेन इंस्ट्रूमेंट रहेगा। और एग्जांपल्स दिए आपको, प्रोमिसरी नोट मेड इन इंडिया ऑन अ पर्सन रेसिडिंग इन फ्रांस बट मेड पेएबल इन जर्मनी। वैसे ही बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया मेड पेएबल इन इंडिया, या ड्रॉन आउटसाइड इंडिया पर्सन रेसिडिंग इन इंडिया, तो आउटसाइड इंडिया है तो फिर दूसरे कंडीशन देखने की आवश्यकता ही नहीं। ठीक है, सो ये हो गया फॉरेन इंस्ट्रूमेंट का रूल। अब इसमें एक और पॉइंट है, लायबिलिटी कैसी होती है फॉरेन इंस्ट्रूमेंट में। समझो, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं अपन। एक मिस्टर ए है, ये रहते हैं फ्रांस में, ये ड्रॉ कर रहे हैं बी के ऊपर ये बिल, बी के ऊपर एक बिल ड्रॉ किया गया और बी इज अ पर्सन रेसिडेंट इन जर्मनी, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। अब ए ने ड्रॉ किया, बी ने एक्सेप्ट करके इसको वापस किया होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज। इसने पहले बिल ड्रॉ किया होगा, फिर इसको एक्सेप्ट करके वापस किया होगा। ठीक है, ये ड्रॉवर हो गया, ये ड्रॉई हो गया, ए खुद ही पेई है मान लो। बाद में फिर द बिल इज एंडोर्स्ड इन इंडिया, कोई एक मिस्टर एक्स है, एक्स इंडिया में रहता है, इसके पास ये बिल आया, फिर द बिल इज एंडोर्स्ड इन इंडिया एंड इज डिसऑनर्ड, इसके बाद डिसऑनर भी हो गया, दैट मींस इसमें पेमेंट नहीं किया, दोनों व्यक्ति ने इसको डिसऑनर कर दिया, ना बी ने पेमेंट किया ना ए ने पेमेंट किया। अब एक्स के पास क्या राइट होता है, तो हमने देखा था कि अगर डिसऑनर होता है तो एक्स बीइंग अ होल्डर इन ड्यू कोर्स कैन क्लेम फ्रॉम एनी ऑफ द प्रायर पार्टीज, वो ए से भी रिकवरी कर सकता है और बी से भी कर सकता है, दोनों पे एक्शन लेके वो रिकवर कर सकता है, तो किसी भी एक पार्टी के ऊपर वो एक्शन ले सकता है। अब यहाँ पे रूल ये बोलता है कि अगर एक्स रिकवरी करना चाहेगा बी से, तो बी के देश के जो कानून है वो कानून के हिसाब से करेंगे, और वहां जो इंटरेस्ट रेट है वो इंटरेस्ट रेट आप रिकवर कर सकते हो, भारत के रूल्स वहां नहीं लगेंगे। उसी प्रकार से अगर एक्स रिकवर करना चाहेगा ए से, तो यहाँ पे जो कानून है उस हिसाब से रिकवरी होगी, और यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आप रिकवरी कर सकते हैं। क्योंकि डिसऑनर हो गया तो इंटरेस्ट भी आप ले सकते हैं, और इंटरेस्ट कैसा लिया जाएगा, तो जिससे क्लेम कर रहे हैं वहां पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चालू है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से रिकवरी होगी। तो ये चीज लिखी हुई है कि जब लायबिलिटी होती है फॉरेन प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक पे, तो मेकर या ड्रॉवर की लायबिलिटी कैसी होगी, तो ड्रॉवर या मेकर की लायबिलिटी होगी वहां के हिसाब से जहां वो ड्रॉ किया गया। इट इज रेगुलेटेड बाय ऑल एसेंशियल मैटर्स बाय द लॉ ऑफ द प्लेस वेयर ही मेड द इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ फ्रांस में अगर वो रह रहा है तो फ्रांस के जो कानून है उसके हिसाब से ए लायबल होगा। एंड लायबिलिटी ऑफ द एक्सेप्टर और एंडोर्सर, एक्सेप्टर ने जहां एक्सेप्ट किया वहां के हिसाब से वो लायबल होगा। इट इज रेगुलेटेड इन ऑल एसेंशियल मैटर्स बाय द लॉ ऑफ द प्लेस वेयर द इंस्ट्रूमेंट इज मेड पेएबल। ठीक है, इलस्ट्रेशन दिया है, वही सेम इलस्ट्रेशन है। A bill of exchange is drawn by A in France where the rate of interest is 15%, यहाँ 15% का rate of interest है,
एंड एक्सेप्टेड बाय बी पेएबल इन जर्मनी, जहां पे इंटरेस्ट रेट है अभी 8% का। अब बिल भारत में इंडोर्स होता है, बाद में डिसऑनर होता है। अगर एक्स एक्शन लेना चाहेगा बी पे, तो वो बी से रिकवरी कर सकता है अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। एंड एक्स अगर ए पे एक्शन लेना चाहेगा तो ए से रिकवरी कर सकता है एट द रेट ऑफ 15%। सो एन एक्शन ऑन द बिल इज ब्रॉट अगेंस्ट बी इन इंडिया, तो बी के ऊपर हम एक्शन ले रहे हैं। ही इज लायबल टू पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% ओनली। बट अगर ए से हम रिकवरी करेंगे, ए इज चार्ज्ड एज अ ड्रॉवर, ही इज लायबल टू पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15%, सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक लॉज ऑफ द कंट्री। वहां के जो कानून है उस हिसाब से वो रिकवरी वगैरह के प्रोसीजर्स फॉलो किए जाएंगे। ठीक है, सो ये एक और छोटा सा पॉइंट है। वैसे कहीं पूछा नहीं गया आज तक ये वाला पॉइंट। आपको ये वाले पॉइंट पे क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है या फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। लाइबिलिटी पे क्वेश्चन आए नहीं है अभी तक, ना ही इंटर में आए हैं, और अभी यहाँ पे भी फाउंडेशन में बता नहीं सकते। बट इतना एकदम सिंपल है, एग्जाम्पल से ध्यान रखो कि जहां से आप रिकवरी कर रहे हैं वहां के कानून के हिसाब से रिकवरी होगी, और वहां का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है उस हिसाब से आप रिकवरी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला जो है थर्ड प्रकार, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर ड्राफ्टिंग। अगर एक इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली ड्राफ्ट ना किया जाए तो उसको हम एक नाम और देते हैं। एक होता है इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट। तो किनकोहेट, इनकोहेट नहीं, वैसा नहीं। इनकोहेट मींस इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट है। और दूसरा हो सकता है एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट। सो दो क्लासिफिकेशन यहां आपको देखने को मिलेंगे। इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट और एम्बिगियस दोनों ही इंपॉर्टेंट है। वैसे इनकोहेट पे ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, सो बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे आते हैं। इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट क्या है? सो इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट मींस एन इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट in some respect. For example, an instrument not mentioning the amount payable, amount नहीं लिखा, और the name of the payee, तो ये incoherent instrument है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक ब्लैंक पेपर है जिसपे साइन किया गया है और उस पे लिख दिया है कि मैं पे करूंगा कितना अमाउंट, वो छोड़ दिया, किसको पे करेंगे वो छोड़ दिए, तो ये कहलाएगा इनकोहेरेंट इंस्ट्रूमेंट। जैसे आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा, आपने ऐसे मूवीज में बताते हैं कि एक गरीब लड़का होता है, उसको एक अमीर लड़की से प्रेम हो जाता है, फिर वो अमीर लड़की के पिताजी बुलाते हैं, बोलते हैं कि जाओ बुला के लाओ रमेश को। रमेश आता है, फिर रमेश को बुलाया जाएगा, रमेश को बोला जाता है कि तुम क्यों इसको फंसाना चाहते हो, तो तुम बराबर इसके पैसे के पीछे पड़े हो, तो इसीलिए मैं तुमको ये लो ब्लैंक चेक साइन करके देता हूँ, ये चेक लो और दफा हो जाओ मेरे बेटी की जिंदगी से। सो देखे होंगे आपने ऐसा। सो ये जो है ये इनकोहेरेंट इंस्ट्रूमेंट है, ब्लैंक चेक। जब ब्लैंक चेक दिया गया ना, तो यहाँ पे हम ऑथोराइज करते हैं आगे वाले को कि तुमको जो अमाउंट लिखना है लिख लो, और वो उसमें अगर अमाउंट लिख देगा तो इट विल बी वैलिड, उसको ये अलाउड होता है। ठीक है, सो ऐसा पुरानी मूवीज में बताते हैं। फिर हीरो भी बड़े डायलॉग मारता है कि अंकल जी आप क्या सोच रहे थे, आप मेरे प्यार की कीमत लगाएंगे। सो हाँ, रहते हैं ऐसे भी लोग। तो अपने को ऐसे मिलते नहीं, मिले रहते तो ले लिए रहते, हाँ लाओ चेक दो, ठीक है बाय सर। अपने को ऐसे मिलते ही नहीं ना, ठीक है, मूवीज में चलता है। तो खैर खैर जोक्स अपार्ट, सो इनकोहेरेंट इंस्ट्रूमेंट मींस इनकम्प्लीट। वो चेक भी हो सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी हो सकता है, प्रॉमिसरी नोट भी हो सकता है। सो जिसमें कोई भी चीज नहीं मेंशन की है, कोई एक चीज भी अगर मेंशन नहीं की, लाइक अमाउंट नहीं बताया आपने, नेम ऑफ पे नहीं बताया है, सो ये सब इनकोहेरेंट इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। इट इज अ पेपर साइंड, एक नॉर्मल पेपर है जिसपे साइन कर लिया है, एंड स्टैम्प्ड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एंड आइदर होली ब्लैंक, या तो पूरा ही छोड़ दिया, या फिर कंटेनिंग एन इनकम्प्लीट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कुछ अमाउंट, कुछ चीजें लिखी है, कुछ चीजें नहीं लिखी। When one person gives to another such a document, he authorizes the other person to make or complete the negotiable instrument for any amount not exceeding the amount covered by the stamp. So उसमें जो स्टैम्प ड्यूटी भरी होती है, मैक्सिमम उतना पैसा रिकवर किया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो स्टैम्प ड्यूटी प्रोपोर्शनेट होती है, आपको पता होगा, जैसे कि ऐसा परसेंटेज वाइज होती है कि 1 लाख का इंस्ट्रूमेंट है तो 1,000 की स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा। सो इस प्रकार से परसेंटेज वाइज होती है, 1% वगैरह। सो उतनी अगर स्टैम्प ड्यूटी भरी है तो वहां तक हम अमाउंट उस पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लायबिलिटी कैसी होती है?
ये पॉइंट समझाने के लिए ही मैंने आपको ये जो होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स का कॉन्सेप्ट ही रखा हूं अपने मॉड्यूल में, क्योंकि यहाँ दोनों के अलग अलग राइट्स होते हैं। होल्डर इन ड्यू कोर्स को मैंने आपको बताया था कि कोई डिफेक्ट अगर है भी तो उसको उस डिफेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, ही कैन रिकवर द अमाउंट, सो वो पैसा रिकवर कर सकता है। तो एक सिंपल सा इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट का हम एग्जांपल लेते हैं। समझो एक मिस्टर ए है, मिस्टर ए एक ब्लैंक प्रोमिसरी नोट लिख के मिस्टर बी को दे देता है। प्रोमिसरी नोट है, इसमें इसने अमाउंट नहीं लिखा, ब्लैंक है, कुछ भी अमाउंट नहीं लिखा, और बी को हैंड ओवर कर दिया इसने साइन करके। अब बी क्या करता है, बी इसको आगे एंडोर्स कर देता है एक्स को, और बी ने इसमें अमाउंट लिख दिया। समझो इसमें स्टैंप ड्यूटी भरी थी टू कवर द अमाउंट ऑफ 1 लाख रुपीज, 1 लाख का अमाउंट कवर करने के लायक स्टैंप ड्यूटी भरी थी, लेकिन इसने इस पे लिख दिया 2 लाख रुपए। अब 2 लाख रुपए लिख दिया, लेकिन स्टैंप ड्यूटी जो है वो भरी गई सिर्फ 1 लाख कवर करने के लिए, तो बी कितना रिकवर कर पाएगा, तो जितना स्टैंप ड्यूटी भरी मैक्सिमम उतना ही, उससे ज्यादा नहीं। उसी प्रकार से बी अगर इसको एक्स को एंडोर्स कर देता है तो एक्स भी कितना रिकवर कर पाएगा, तो मैक्सिमम जितना स्टैंप ड्यूटी भरी गई थी उतनी। अगर 2 लाख अमाउंट लिखा भी है लेकिन स्टैंप ड्यूटी का अमाउंट सिर्फ 1000 रुपए भरा है 1 लाख को कवर करने के लिए, तो एक्स कैन नॉट रिकवर 2 लाख, ही कैन ओनली रिकवर अप टू द वैल्यू ऑफ स्टैंप ड्यूटी, उससे ज्यादा रिकवर नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक पॉइंट और है, यहाँ पे हमको ये भी देखना पड़ता है कि बी ने इसको गुड्स कितने के दिया था। अगर समझो बी ने गुड्स दिया था इसको, समझो 50,000 रुपए के, 50,000 के गुड्स दिए गए थे, और बी ने फिर भी इसमें अमाउंट लिख दिया ज्यादा, 1 लाख कर देते अपन। सो 1 लाख रुपए अगर उसने लिख दिया और सफिशिएंट स्टैंप ड्यूटी भरी गई है कि 1 लाख रुपए जो है वो कवर किए जाते हैं। अब यहां पे बी कितना रिकवर कर पाएगा, तो 1 लाख रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि बी ने कितने की वैल्यू दिया है, ओनली 50,000 की। सो उसने सिर्फ 50,000 की चीज दिया है, तो भले उसने 1 लाख रुपए लिख लिया, कल चलकर बी जब जाएगा ए के पास तो ए इज लायबल टू पे ओनली 50,000 रुपीज। बट और इसका रूल इसीलिए ऐसा है क्योंकि ये कौन है, बी इज ओनली अ होल्डर, ये होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। इसको हम होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते होल्डर इन ड्यू कोर्स, क्योंकि इसने पूरा कंसिडरेशन नहीं दिया है, उसने लिखा है 1 लाख और दिया है सिर्फ 50,000 का, तो इट इज नॉट फॉर होल वैल्यू एंड ही इज नॉट एक्टिंग इन गुड फेथ। बट वहीं अगर इसने एक्स को ये एंडोर्स कर दिया और एक्स इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, तो एक्स कैन रिकवर फ्रॉम ए फुल 1 लाख रुपीज, तो यहां ये 1 लाख रुपए क्लेम कर सकता है, जबकि बी कितना क्लेम कर सकता है, ओनली 50,000। सो बी को सिर्फ 50,000 क्लेम करने का अधिकार रहेगा, क्योंकि उसने उतने की ही वैल्यू दिया था, उतने के गुड्स दिया था। बट एक्स जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, ही कैन क्लेम दी होल अमाउंट, पूरा 1 लाख रिकवर कर सकते। ए ये नहीं बोल सकता कि मैंने 50,000 के बदले दिया था इंस्ट्रूमेंट। सो ए कैन नॉट से कि मैंने 50,000 की वैल्यू लिया और उसके बदले इंस्ट्रूमेंट दिया तो मैं सिर्फ 50,000 पे करूंगा। ही इज लायबल टू पे टू द होल्डर इन ड्यू कोर्स फुल 1 लाख रुपीज, सब्जेक्ट टू सफिशिएंट स्टैंप ड्यूटी पे की गई होना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट आगे दिए हुए हैं, इसको एक बार हम रीड करते हैं और इसके क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे आपको, ये दिया ही आगे इलस्ट्रेशन में दिया है और क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आपको होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं रखा है इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में, जबकि ये जरूरी है क्योंकि उसके बिना ये कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आ सकते। सो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स इसमें होना चाहिए था बट मॉड्यूल में नहीं है। फिर वही पढ़ते हैं हम, लायबिलिटी कैसी होती है, द पर्सन साइनिंग द इंस्ट्रूमेंट इज लायबल ऑन इट, तो जो भी साइन कर रहा है मिस्टर ए, ही इज लायबल ऑन इट in the capacity in which he signed it to any holder in due course for such amount. But persons who are not the holder in due course cannot recover more than the amount intended to be paid by signatory. He is not a holder in due course. ये holder in due course नहीं है, तो ये कितना रिकवर कर पाएगा, तो सिर्फ उतना जितना it was intended by A to pay। 50,000 के गुड्स थे तो 50,000 ही पे करेगा। Inchoate instrument is based on the principle of estoppel. Thus, the person signing and delivering an inchoate instrument is liable. Following are the rights of parties. Holder कितना recover कर पाएगा? Holder cannot recover amount in excess of the amount intended to be paid by the signer. जबकि holder in due course can recover any amount
on such instrument provided it is covered by the stamp duty affixed on the instrument. ठीक है, सो होल्डर सिर्फ उतना ही रिकवर कर पाएगा जितने का अमाउंट उसमें जितने के अमाउंट के लिए उसने इंस्ट्रूमेंट दिया था. तो ए ने 50,000 के लिए वो दिया था, अगर उसने ज्यादा भी लिख दिया है तो भी बी कैन रिकवर ओनली 50,000. लेकिन अगर वो एक्स के पास आ जाता है और एक्स एक होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो इसको विदाउट एनी डिफेक्ट ये ट्रांसफर हो गया. दैट मींस इसको अब पूरा 1 लाख रुपए रिकवर करने का अधिकार मिल जाता है. ठीक है, सो यही आगे इलस्ट्रेशन के रूप से फिर दिया है, ये समझते हैं. अगर कभी इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ है अमाउंट में, देयर इज अ डिफरेंस इन अमाउंट मेंशन इन वर्ड्स, शब्दों में अलग लिखा है और अमाउंट मेंशन इन फिगर्स, देन अमाउंट मेंशन इन वर्ड्स में बी टेकन. तो वर्ड्स वाले अमाउंट को माना जाता है, फिगर्स वाले अमाउंट को नहीं. ठीक है, इलस्ट्रेशन सेम है जैसा ऊपर मैंने बताया वैसे ही है. ए ओड ₹5,000 टू बी. ए ने समझो 5,000 रुपए के गुड्स लेके आया था वर्थ ₹5,000 एंड गेव हिम अ साइंड प्रॉमिसरी नोट. एक ब्लैंक प्रॉमिसरी नोट उसने इसको हैंड ओवर कर दिया टू बी, लीविंग ब्लैंक स्पेस फॉर अमाउंट. अब इसमें बी ने क्या किया, 7,000 रुपए फिल कर दिया, जबकि एक्चुअल में उसने गुड्स कितने के दिया था, 5,000 के. सो ऐसे केस में बी कैन नॉट रिकवर 7,000 फ्रॉम ए, एज बी इज नॉट अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, ही कैन रिकवर ओनली 5,000. लेकिन अगर उसने ये कहीं एंडोर्स कर दिया है मिस्टर सी को, एंड सी इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, दैट मींस ही हैज एक्वायर्ड द इंस्ट्रूमेंट फॉर वैल्यू बिफोर मैच्योरिटी एंड इन गुड फेथ. तो ऐसे केस में सी कैन रिकवर दी फुल 7,000 रुपीज फ्रॉम मिस्टर ए. तो इसको 7,000 रुपए रिकवर करने का अधिकार है, प्रोवाइडेड सफिशिएंट स्टैम्प ड्यूटी पे की गई होना चाहिए. ठीक है, सो B cannot recover 7,000, he can recover only 5,000. But if the instrument, if after completing the instrument for 7,000, B अगर ट्रांसफर कर देता है C को, and C is a holder in due course, C holder in due course है, then C will be entitled to recover full 7,000 if stamp affixed is sufficient to cover 7,000 and A will be bound to pay the full amount to C. तो पूरा 7,000 रुपए पे करने की जिम्मेदारी यहाँ पे रहती है. ठीक है, सो ये कहलाता है एक इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट, दैट मींस इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट, जिसमें पूरी चीजें नहीं दी गई है. सो ये इंस्ट्रूमेंट्स भी वैलिड होते हैं इसमें, लेकिन होल्डर कैन क्लेम ओनली द अमाउंट इंटेंडेड टू बी पेड बाय द ड्रॉवर, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स कैन क्लेम द फुल अमाउंट, वो पूरा अमाउंट क्लेम कर सकता है. ठीक है, फिर एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट. एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो फॉल्टी ड्राफ्टिंग के कारण या अदरवाइज किसी और रीजन के कारण हम ये नहीं बता पा रहे ये बिल ऑफ एक्सचेंज है या प्रॉमिसरी नोट है, सो उसको हम बोलते हैं एम्बिगियस. एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट्स भी वैलिड होते हैं, सिर्फ दिक्कत ये है कि इट इज नॉट क्लियर कि उसको बिल माना जाए या प्रॉमिसरी नोट माना जाए. लेकिन अगेन इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि दोनों में सेम रूल्स ऑपरेट होते हैं. अगर वो बिल होगा तो भी सेम रूल्स लगते हैं, प्रॉमिसरी नोट होगा तो भी सेम रूल लगते हैं. सो एक इंस्ट्रूमेंट विच ओइंग टू दी फॉल्टी ड्राफ्टिंग, गलत प्रकार से ड्राफ्ट किया गया है, इसीलिए हम इसको ट्रीट कर सकते हैं आइदर एज प्रॉमिसरी नोट और एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, इज एन एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि उसमें कहीं भी प्रॉमिस वर्ड लिखना भी जरूरी नहीं होता. तो फॉल्टी ड्राफ्टिंग से कभी ऐसा हो सकता है कि वो या तो प्रॉमिसरी नोट मान ले या बिल ऑफ एक्सचेंज. एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रीटेड आइदर एज बिल और नोट एट द ऑप्शन ऑफ होल्डर. होल्डर डिसाइड कर सकता है, वो बोलेगा ठीक है मैं इसको प्रॉमिसरी नोट मानता तो प्रॉमिसरी नोट मान लिया जाएगा. होल्डर बोलता है मैं बिल ऑफ एक्सचेंज मानूंगा तो बिल ऑफ एक्सचेंज मान लिया जाएगा. अल्टीमेटली कोई फर्क नहीं पड़ता. होल्डर मस्ट डिसाइड वंस फॉर ऑल वेदर टू ट्रीट द इंस्ट्रूमेंट एज बिल और नोट. अगर उसने डिसाइड कर लिया है एक प्रकार से, लाइक उसने बोल दिया मैं प्रॉमिसरी नोट मान रहा हूं, देन ही कैन नॉट चेंज हिज माइंड और बाद में वो उसको बिल नहीं मान सकता. ठीक है, अब कैसे बन सकता है ऐसा इंस्ट्रूमेंट एम्बिगियस, तो कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आपको जिससे आपको समझेगा कि ये एम्बिगियस क्यों बोला जाएगा. सो व्हेन द ड्रॉवर एंड ड्रॉई आर द सेम पर्सन. सो जब ड्रॉवर और ड्रॉई सेम पर्सन है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था, एक ब्रांच दूसरे ब्रांच पे बिल ड्रॉ करती है. सो यहाँ पे हमने देखा था जैसे कैप्स है, आप कैप्स के यहाँ के ब्रांच में आते हैं, आपको पैसा चाहिए, हम यहां से एक बिल लिख के दे देते हैं दूसरे ब्रांच को
कि इनको पे करो। समझो आपका नाम है एक्स, आपको पे करने को बोल दिया, पे टू एक्स। तो एक कैप्स इंस्टीट्यूट ने दूसरे कैप्स इंस्टीट्यूट को ऑर्डर दिया है। सो अगर आप देखो तो इसमें हम बोल सकते हैं कि ऑर्डर दिया है, या दूसरे एंगल से बोले तो हम ये बोल सकते हैं कि कैप्स ने प्रॉमिस किया है, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों सेम ही पार्टी है। तो उसको आप प्रॉमिस भी बोल सकते हैं, दैट कैप्स ने प्रॉमिस किया है कि आपको पैसा मिल जाएगा, कि आप दूसरे हमारे ब्रांच में जाओ, वहां आपको पैसा मिल जाएगा। सो अल्टीमेटली इसको ऑर्डर भी बोला जा सकता है और दूसरे एंगल से इसको प्रॉमिस भी बोला जा सकता है। सो इसको हम दोनों मान सकते हैं। इट कैन बी ट्रीटेड आइदर एज अ प्रॉमिसरी नोट या फिर एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। सो इसको आप जैसा मानना चाहो वैसा मानो, पर अगेन कोई फर्क पड़ता नहीं, दोनों में सेम रूल्स अप्लाई होते हैं। कल चलकर डिसऑनर होगा तो भी सेम रूल्स लगते हैं, हर एक पार्टी लायबल होती है। सो वैसे के वैसे सब रूल्स वैसे भी लगते ही हैं, ठीक है। बट फिर भी एक कॉन्सेप्ट आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में देखने को मिलता है। ये पुराना कानून है, आजकल इसके ज्यादा महत्व नहीं बचा, बट ये एक्चुअली दिया हुआ है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में। फिर कभी कभी ड्रॉई ऑफ द बिल इज फिक्टिशियस पर्सन। फिक्टिशियस मींस नॉन एग्जिस्टेंट, अगर वो व्यक्ति एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे समझो आप मेरे पास आते हैं और मैं आपको एक बिल लिख के देता हूं, आपने कोई गुड्स दिए, मैं बिल लिख के देता हूं। बिल ड्रॉ किया था मैंने मिस्टर हनुमान सिंह डिसूजा के ऊपर। अब हनुमान सिंह डिसूजा ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं, मैंने ऐसे व्यक्ति के ऊपर ड्रॉ कर दिया कि उसके पास जाना, वो पैसा दे देगा। अब वैसा कोई व्यक्ति ही नहीं है तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करवा सकते, तो अल्टीमेटली आप किसके पास आओगे, मेरे पास आओगे। कल चलकर पेमेंट लेने आप मेरे पास आओगे। सो भले ही मैंने बिल लिख के दिया, बट लायबिलिटी मेरी खुद की है, प्राइमरी लायबिलिटी है, दैट मींस मैं मेकर ऑफ नोट मान लिया जाऊंगा। सो यहाँ पे जो व्यक्ति ड्रॉ कर रहा है उसकी खुद की लायबिलिटी है, ड्रॉई क्योंकि एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। सेम रूल लगता है जब मैंने माइनर के ऊपर बिल ड्रॉ किया, तो सेम ही चीज है। तो व्हेन द ड्रॉई ऑफ द बिल इज अ पर्सन नॉट हैविंग कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मैंने माइनर के ऊपर एक बिल ड्रॉ किया, आपको मैंने बिल हैंड ओवर कर दिया और बिल लिखा गया है ऑन मिस्टर बालक, बालक एक माइनर है। सो बालक के ऊपर बिल ड्रॉ किया और आपको मैंने हैंड ओवर कर दिया। कल चलकर आप वो बालक से क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि वो माइनर है, तो अल्टीमेटली आप मेरे ही पास आओगे। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये बिल नहीं है, ये प्रॉमिसरी नोट है, क्योंकि ड्रॉई यहाँ पे कभी लायबल होगा ही नहीं। सो दोनों ही सिमिलर केस है, जब ड्रॉई फिक्टिशियस हो या ड्रॉई इज अ पर्सन हु इज नॉट हैविंग कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे भी हम बिल ना मानते हुए इसको प्रॉमिसरी नोट भी मान सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली जो प्रॉमिस कर रहा है, जो लिख के दे रहा है, वो खुद लायबल है प्रॉमिसरी नोट जैसे। या फिर चौथी चीज जहां पे टर्म्स एम्बिग्यूअस है, क्लियर नहीं है, और इसीलिए हमको समझ में नहीं आ रहा, इट इज डाउटफुल वेदर इट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज और अ प्रॉमिसरी नोट। सो ऐसे केस में भी इसको हम एम्बिगियस बोलेंगे। सो इन एनी केस जब जब हम उसको बिल भी मान सकते हैं और नोट भी मान सकते हैं, वो हर केस में हम उसको एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, ठीक है। सो ऐसा है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी, लास्ट जो क्लासिफिकेशन आपको दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी, एक इंस्ट्रूमेंट टाइम इंस्ट्रूमेंट हो सकता है या फिर डिमांड इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। टाइम इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया होता है, जैसे उसमें लिखा होगा कि आज से 3 महीने बाद मैं पे करूंगा। सो ये एक टाइम इंस्ट्रूमेंट है। आज से 10 दिन बाद पे करूंगा, ये भी एक टाइम इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक पर्टिकुलर टाइम है। जैसे किसी के डेथ के बाद पे करेंगे, ये भी एक टाइम इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि डेथ एक टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये भी टाइम इंस्ट्रूमेंट है। दूसरा होता है डिमांड इंस्ट्रूमेंट, जिसमें कोई टाइम नहीं होता, मैंने आपको सिर्फ एक प्रॉमिसरी नोट लिख के दे दिया कि मैं पे करूंगा, उसमें टाइम नहीं लिखा है, तो आप जब भी क्लेम करने आओगे मुझे तुरंत पे करना पड़ेगा, तो इसको हम बोलते हैं आप डिमांड करोगे तब मैं पे करूंगा, डिमांड इंस्ट्रूमेंट है ये, इसमें टाइम नहीं दिया है। अगर टाइम इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें आप कभी भी डिमांड नहीं कर सकते, अगर लिखा है 3 महीने बाद पे करूंगा, आप 2 महीने बाद आके क्लेम करोगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको 3 महीने बाद ही आना पड़ेगा, प्लस 3 दिन ग्रेस पीरियड के होते हैं, सो उससे मैच्योरिटी डिसाइड होती है। बट आपको यहाँ पे वो भी नहीं दिया है, मैच्योरिटी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नहीं तो वो भी एक टॉपिक है जिसपे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि डेज ऑफ ग्रेस जोड़ना पड़ता है। खैर आपको अकाउंट्स में होगा, अकाउंट करेंट, एवरेज ड्यू डेट वगैरह टाइप की चीजें, हट गया वो भी, हाँ तो वो अब बचा ही नहीं है ना। बट यहाँ पे पहले इंटर में जब था ना तो ये भी था, मैच्योरिटी निकालना, मैच्योरिटी पीरियड के ऊपर क्वेश्चंस आते थे, बट अभी वो नहीं दिया है इंस्टीट्यूट ने। सो अगर टाइम इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना उसमें ग्रेस के 3 दिन जोड़े जाते हैं,
और अगर डिमांड इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें कोई ग्रेस के दिन नहीं जोड़े जाते। जैसे चेक है, चेक इज ऑलवेज अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट। अगर मैंने आपको चेक दिया हूं तो आप डायरेक्टली बैंक जाके पैसा डिमांड कर सकते हैं, इसमें कोई टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि इतने दिन बाद जाना। सो आप तुरंत जाके पैसा डिमांड कर सकते हैं, तो ये डिमांड इंस्ट्रूमेंट है। सो अ बिल और नोट विच इज पेबल आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, या फिर ऑन अ स्पेसिफाइड डे, या आफ्टर साइट, या ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट विच इज सर्टेन टू हैपन, जैसे कि डेथ, दो द टाइम इज अनसर्टन, तो ये सबको हम टाइम इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बिल और नोट में बी मेड पेएबल से आफ्टर 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ बिल और नोट, तो ये टाइम इंस्ट्रूमेंट है। ये एक तारीख दे दिया ऑन 31 May 25, सो ये टाइम इंस्ट्रूमेंट है। 30 days आफ्टर साइट, ये भी टाइम इंस्ट्रूमेंट है। तो आफ्टर साइट इसका भी मीनिंग अलग होता है। आफ्टर साइट में जब आप उसको दिखाते हो वहां से फिर दिन काउंट किए जाएंगे और वहां से डेज ऑफ मैच्योरिटी गिनी जाती है। या फिर आफ्टर द डेथ ऑफ मिस्टर एक्स, ये भी एक टाइम इंस्ट्रूमेंट है। डिमांड इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? तो डिमांड इंस्ट्रूमेंट जिसमें टाइम नहीं लिखा होता, आप डायरेक्टली जाओ पैसा डिमांड करो और आपको पैसा मिल जाएगा। द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स आर पेएबल ऑन डिमांड। चेक तो हमेशा ही पेएबल ऑन डिमांड होता है क्योंकि उसकी डेफिनेशन ही है, चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर एंड इज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड। बिल या नोट ये पेएबल ऑन डिमांड होगा व्हेन नो टाइम हैज बीन स्पेसिफाइड, जब उसमें कोई टाइम लिखा ही नहीं है, या फिर उसमें लिखा है पेएबल ऑन डिमांड स्पेसिफिकली, या फिर पेएबल एट साइट, या ऑन प्रेजेंटमेंट। अब ध्यान दो, वैसे आपके लेवल पे शायद पूछा नहीं जाएगा, अगर आफ्टर साइट है तो ये टाइम इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन एट साइट है तो ये डिमांड इंस्ट्रूमेंट होता है। आफ्टर साइट का मतलब होता है जैसे आप एक इंस्ट्रूमेंट लेके जा रहे हो, उसमें लिखा है पेएबल 10 days आफ्टर साइट। अब आफ्टर साइट है मींस आप जब उसको एक्सेप्टेंस करवाओगे वहां से 10 दिन देखे जाएंगे। तो अगेन ये टॉपिक है नहीं, मैं आपको बता देता हूं एक्स्ट्रा की चीजें। समझो ए ने बी को एक इंस्ट्रूमेंट लिख के दिया, या समझो ए ने गुड्स दिया और बी ने इंस्ट्रूमेंट दिया। बी ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिख के दिया, ये बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया गया है सी के ऊपर, मिस्टर सी के ऊपर। अब यहां पे ए क्या करेगा? ए सी के पास जाएगा, सी से पहले एक्सेप्टेंस करवाएगा, और अगर इसमें लिखा है 30 days में पेएबल है, तो यहां पे समझो इसने 1 तारीख को बनाया, 1 अप्रैल पकड़ लो, तो ये पेएबल कब हो जाएगा? तो वहां से 30 दिन, तो 30 अप्रैल को प्लस 3 दिन ग्रेस के ऐड हो जाएंगे, तो यहां से 30 दिन देखे जाते हैं। ठीक है, अपन इसको और इजी कर देते हैं, कहां 30 दिन फिर अगले महीने में जाएंगे, तो 10 दिन। पेएबल आफ्टर 10 days है, तो 10 days है, तो ये 1 तारीख से 10 तारीख तक, तो 10 तारीख 10 days हो गए, प्लस 3 दिन ग्रेस के जोड़े जाते हैं। उसके हिसाब से ये पेएबल हो जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग, जिस दिन उसको बनाया गया, वहां से 10 दिन देखे जाते हैं। बट अगर यहीं पे मैंने लिख दिया समझो पेएबल 10 days आफ्टर साइट, तो आफ्टर साइट में फिर दिन यहां से नहीं काउंट किए जाएंगे। फिर जब आपने ये दिखाया सी को एक्सेप्टेंस के लिए, समझो आपने ये बताया 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल को, सो यहां से आपको 10 days काउंट करना है, क्योंकि वर्ड्स क्या यूज किए गए हैं? आफ्टर साइट, यानी जब आप इसको दिखाओगे कि इंस्ट्रूमेंट मेरे पास है, वहां से दिन काउंट करना चालू करना पड़ता है, तो ये फर्क होता है। तो जब हम नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो उसमें दिन काउंट होते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग, लेकिन आफ्टर साइट लिख दिया तो इसमें फर्क पड़ जाता है, इसमें दिन काउंट चालू होता है फ्रॉम द डेट जब हमने एक्सेप्टेंस करवाया था, वहां से दिन काउंट किए जाते हैं। ठीक है, सो जिन्होंने पढ़ा है अकाउंट करंट एवरेज ड्यू डेट उनको पता होगा थोड़ा ये। ठीक है, वैसे भी बिल ऑफ एक्सचेंज की अकाउंटिंग तो है ही ना आपको, सो अकाउंटिंग में भी ऐसे क्वेश्चंस दिखे होंगे आपको, 3 दिन जोड़ना पड़ता है वगैरह। ठीक है, तो ये आफ्टर साइट और नॉर्मल बिल्स जो बने हैं उनमें दोनों में इतना फर्क होता है कि अगर नॉर्मल बिल है, आफ्टर साइट नहीं है, तो दिन काउंट करते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग, लेकिन आफ्टर साइट लिखा है तो दिन काउंट किए जाएंगे फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, वहीं अगर हमने बिल दे दिया जिसमें लिखा है एट साइट, तो आप उसके ग्रामेटिकल वेरिएशंस पे ध्यान दो। अगर एट साइट लिखा है तो इसका मतलब है ऑन डिमांड। हमने लिखा
कि तुम ये इंस्ट्रूमेंट लेके जाना और तुम जैसे ये दिखाओगे तुमको पैसा मिल जाएगा। दैट मीन्स एट साइट पेमेंट मिल जाएगा। एट साइट मीन्स आप ये इंस्ट्रूमेंट दिखाओ और पैसा मिल जाएगा। सो जब एट साइट बोल रहे दैट मीन्स डिमांड करो और पैसा मिल जाएगा, ठीक है। और आफ्टर साइट ये टाइम इंस्ट्रूमेंट है, टाइम इंस्ट्रूमेंट, और इसमें टाइम चालू होता है फ्रॉम मैच्योरिटी, काउंट करेंगे फ्रॉम एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस से मैच्योरिटी का टाइम काउंट किया जाता है। जनरल रूल होता है मेकिंग से काउंट करते, लेकिन आफ्टर साइट लिखा तो एक्सेप्टेंस का टाइम जो है वहां से दिन काउंट किए जाएंगे, ठीक है। ये सब भी आपके कोर्स में है नहीं उतना डीप में, बट कुछ चीजें ऐसी है बाद में कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि आपको बाद में जब घर पे पढ़ोगे तब लगेगा यार यहाँ भी साइट लिखा है यहाँ भी साइट है, बट दोनों अलग है, ये आफ्टर साइट है। दैट मीन्स जब आप दिखाओगे वहां से आपको दिन काउंट करना है और वहां से फिर पेमेंट लेने का राइट मिलेगा। एट साइट है दैट मीन्स ऑन डिमांड, तुरंत आप जाओ और पैसा क्लेम कर सकते हो, ठीक है। सो ऐसा है। फिर नेगोशिएशन कैसे कैसे हो सकते हैं इंस्ट्रूमेंट के, ये देखते हैं। यहां तक अब कोई डाउट होंगे तो पूछ लो। नेगोशिएशन, प्रेजेंटमेंट, बस खत्म। फिर डिसऑनर, रूल्स ऑफ कॉम्पेंसेशन एंड डिसऑनर। सो नेगोशिएशन की डेफिनेशन अब हम देखते हैं। सो नेगोशिएशन का मतलब है एक प्रकार का असाइनमेंट, जब हम अपने राइट्स असाइन कर रहे हैं दूसरे व्यक्ति को, इसको हम नेगोशिएशन बोलते हैं। नेगोशिएशन दो प्रकार से हो सकता है। तो नेगोशिएशन मींस ट्रांसफर करना, दैट मीन्स ट्रांसफर। ट्रांसफर कैसे होगा तो डिपेंड करेगा, अगर ये एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है सो ये ट्रांसफर होता है बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। और अगर एक बेयरर इंस्ट्रूमेंट है तो ये ट्रांसफर होगा बाय मियर डिलीवरी। जैसे कि सिंपल एग्जांपल, ए ने बी को गुड्स दिया था, बी ने इसको एक प्रॉमिसरी नोट लिख के दे दिया। प्रॉमिसरी नोट में लिखा है पे टू ए और ऑर्डर, दैट मीन्स ये एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। अगर ए इस प्रॉमिसरी नोट को एक्स को एंडोर्स करना चाहेगा तो सिर्फ डिलीवरी से ये कार्य नहीं होगा, उसको पहले क्या करना पड़ेगा, उसमें लिखना पड़ेगा पे टू एक्स, या अगर नहीं भी लिखा तो सिर्फ कम से कम साइन करना जरूरी है। साइनिंग इज इंपॉर्टेंट। एंडोर्समेंट का मतलब है साइन करना, ये लिखे या नहीं लिखे इससे फर्क नहीं पड़ता। दो प्रकार के एंडोर्समेंट होते हैं, अगर ये लिखेगा तो इसको हम बोलते हैं एंडोर्समेंट इन फुल, अगर ये नहीं लिखेगा सिर्फ साइन करेगा तो इट इज कॉल्ड एज ब्लैंक एंडोर्समेंट। कल की क्लास में बताया था मैंने थोड़ा इसके बारे में। तो ब्लैंक एंडोर्समेंट मींस जिसमें हमने सिर्फ साइन कर दिया, और फुल एंडोर्समेंट मींस जिसमें हमने नाम लिख के साइन किया। जब तक कि हम ये साइन नहीं करेंगे तब तक ये नेगोशिएट नहीं हो सकता। अगर सिर्फ डिलीवर कर दिया तो नेगोशिएट नहीं होगा, साइनिंग करने के बाद फिर डिलीवर करना चाहिए, तब जाके ये एंडोर्समेंट कंप्लीट होगा। और अगर ये पेएबल टू बेयरर है, अब प्रॉमिसरी नोट का एग्जांपल नहीं ले सकते अपन क्योंकि प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेएबल टू बेयरर, अपन एक चेक का एग्जांपल लेते हैं। इसने गुड्स दिया, बी ने इसको बदले में एक चेक दे दिया और ये बेयरर चेक है। तो बेयरर चेक होने के कारण ये बाय मियर डिलीवरी सिर्फ डिलीवर कर दिया एक्स को, तो एक्स विल बिकम द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि बेयरर चेक है। ये ऑर्डर हो गया, ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट था। सो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, एंडोर्समेंट का मतलब होता है साइन करना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप उस पर नाम लिख रहे कि नहीं लिख रहे, इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है। अगर आप नहीं भी लिखोगे सिर्फ साइन करोगे तो ये जरूरी है, साइनिंग इज इंपॉर्टेंट, ये जरूरी है, ठीक है। तो ये वाला
पार्ट जो है साइन करना, ये नेसेसरी है। ठीक है, तो एंडोर्समेंट का मतलब ही होता है साइन करना, एंडोर्समेंट के बाद फिर डिलीवर करना पड़ता है। कैसा आधा कानून देने के कारण काफी सारी तकलीफ भी होती है, क्योंकि पूरे कॉन्सेप्ट ही नहीं है आपको, तो फिर वो समझाने के लिए आपको कई एक्स्ट्रा चीजें बताना पड़ता है। जैसे आपको ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, नेगोशिएशन कैसे कैसे हो सकता है। ये हो सकता है अगर एंडोर्समेंट से हो रहा है तो दो प्रकार से, एक तो बाय मेंशनिंग द नेम ऑफ पार्टी एंड साइनिंग, या फिर बाय मेयरली साइनिंग, दोनों टाइप से हो सकता है। अगर आप नाम लिख के साइन करते हैं तो इसका एंडोर्समेंट इन फुल बोलते हैं, विदाउट नाम लिखे सिर्फ साइन करोगे तो एंडोर्समेंट इन ब्लैंक बोलेंगे। ठीक है, बट ये आपके कोर्स में नहीं है। यही दिया है सबसे पहले तो, नेगोशिएशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएशन का मतलब है बाय विच प्रोसेस बाय विच द ओनरशिप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। नेगोशिएशन का मतलब ही है ट्रांसफर, ट्रांसफर करना। When promissory note, bill of exchange या check is transferred to any person so as to constitute that person holder thereof, the instrument is said to be negotiated। दो प्रकार होते हैं, अगर वो बेयरर इंस्ट्रूमेंट है तो ये ट्रांसफर होगा बाय मेयर डिलीवरी, और अगर ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर होगा बाय डिलीवरी एंड एंडोर्समेंट। तो इनफैक्ट एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, दोनों चीज होना चाहिए। अगर नॉर्मल बेयरर इंस्ट्रूमेंट है तो डिलीवरी से ट्रांसफर होगा, ऑर्डर बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। एंडोर्समेंट के प्रकार आपको नहीं बताए गए हैं, बस इतना ही बताया है। तो एंडोर्समेंट कैसे कैसे होता है इसका कुछ भी नहीं बताया। एंडोर्समेंट का मतलब है सिंपली साइन करना। ठीक है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू डिलीवरी है। डिलीवरी कंप्लीट कब होती है, तो ये वाला पॉइंट अगेन आपको पूछा जा सकता है। जब भी आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, अगर आप उसको डिलीवर नहीं करोगे तो ये कंप्लीट ही नहीं हुआ। मैंने अगर चेक लिख दिया आपके नाम से, 1 करोड़ रुपए का चेक लिख के मैंने ड्रॉअर में रख दिया और आपको मैंने दिया ही नहीं, तो आपको इसका अधिकार प्राप्त नहीं होता। डिलीवर होना जरूरी है। डिलीवरी कैसे होना चाहिए, तो इट कैन बी आइदर एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी भी चलेगी। दैट मीन्स मैंने अगर फोन करके भी बता दिया आपको कि आपका चेक रखा हुआ है ले जाओ, तो हम मान लेंगे मैंने डिलीवर कर दिया। बाय एक्नॉलेजमेंट भी डिलीवरी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, डिलीवरी इंपॉर्टेंट है, वो भले फिर एक्चुअल हो या कंस्ट्रक्टिव हो, इंप्लाइड हो। मेकिंग एक्सेप्टेंस और एंडोर्समेंट ऑफ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज कंप्लीटेड बाय डिलीवरी, भले फिर एक्चुअल हो या कंस्ट्रक्टिव हो। एक्चुअल डिलीवरी का मतलब है फिजिकली पोजीशन ट्रांसफर कर देना। मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट हैंड ओवर कर दिया फिजिकली, तो एक्चुअल डिलीवरी हो गई। डिलीवरी इज द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी तब होती है जब इंस्ट्रूमेंट को डिलीवर करते हैं किसी और व्यक्ति को, लाइक एजेंट, क्लर्क, सर्वेंट ऑन हिज बिहाफ। कई बार वो और व्यक्ति अपन खुद भी हो सकते हैं। मैंने आपको बोल दिया कि आपका इंस्ट्रूमेंट मेरे पास रखा है, आप ले जाओ। यहाँ पे आपके बिहाफ पे मैं होल्ड कर रहा हूं। ठीक है, जैसे हमने सेल ऑफ गुड्स में कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी पढ़ा था, बिल्कुल सेम प्रकार से। एग्जाम्पल दिया है, एक्स ड्रीव अ चेक फॉर ₹50,000 पेएबल टू वाई and delivered it to him. Y endorsed the check in favor of Z but kept it in his table drawer. Subsequently, Y died and check was found by Z in Y's table drawer. अब यहाँ पे उसने साइन किया लेकिन उसकी डेथ हो गई, Y died, बिना डिलीवर किए। In this case, Z does not become the holder of the check as the negotiation was not completed by delivery. डिलीवर नहीं हुआ था तो भले उसको मिल भी जाए चेक, बट उसको यह अधिकार प्राप्त नहीं होता। ठीक है, नेगोशिएबल बाय डिलीवरी। सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ 58। कुछ और भी केसेस हैं जहां पे आपको ये भी कोर्स में नहीं है, जहां पे इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएट नहीं होता।
जैसे अनलॉफुल मीन से अक्वायर किया गया, वो सबको छोड़ दो, तो बाकी केसेस में कोई भी प्रॉमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है या चेक है, पेबल टू बियरर है, तो ये नेगोशिएट हो सकता है बाय डिलीवरी देयर ऑफ। और वहीं नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट होगा, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ अगेन 58, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक पेबल टू ऑर्डर है अगर, तो नेगोशिएट किया जा सकता है बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। ठीक है, सिंपल है एकदम। कंडीशनल डिलीवरी, कंडीशनल मेकिंग नहीं हो सकती बट कंडीशनल डिलीवरी हो सकती है। दैट मीन्स कभी कभी ऐसा हो सकता है कि चेक बनाया, इंस्ट्रूमेंट बनाया, आगे वाले को दे दिया, अब दे दिया लेकिन उसके बाद पेमेंट के लिए हम बोल सकते हैं कि जब तक मेरे गुड्स नहीं बिकेंगे मैं पेमेंट नहीं करूंगा। सो हम डिलीवर करते वक्त कंडीशन लगा सकते हैं बट मेकिंग में कंडीशन नहीं हो सकती। अगर प्रॉमिसरी नोट है, मैं बनाते वक्त अगर कंडीशन लगा रहा हूं कि जब गुड्स बिकेंगे तब मैं पैसा दूंगा, तो इट इज नॉट अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट बिकॉज इट इज कंडीशनल। सो बनाते वक्त कंडीशन नहीं हो सकती, आप बनाओ विदाउट कंडीशन, फिर उसको बाद में डिलीवर करते वक्त जरूर आप कंडीशन को ओरली बता सकते हैं। सो ये वैलिड होता है, कंडीशनल डिलीवरी इज वैलिड। सो इंस्ट्रूमेंट को डिलीवर किया जा सकता है कंडीशनली, ऑल्दो कंडीशनल डिलीवरी इज वैलिड, condition attaches exclusively to the delivery and not to making or drawing. When the instrument is delivered conditional or for special purpose, property of instrument does not pass on to the transferee until the condition is fulfilled, and transferee holds such instrument in law as a trustee. That means अगर कंडीशन पूरी नहीं होगी तो पैसा क्लेम करने का राइट नहीं मिलता। ठीक है, तो पैसा तभी क्लेम कर पाएंगे जब कंडीशन पूरी होगी। फिर अगला पॉइंट है पोजीशन ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड पर्सन। जब किसी की डेथ हो जाती है तो जनरल रूल ये है कि ऑटोमेटिकली उसके जो इंस्ट्रूमेंट है ये चले जाते हैं उसके लीगल हेयर्स के पास। सो वो बिल्स पेएबल हो तो वो भी चले जाते हैं, रिसीवेबल हो तो वो भी चले जाते हैं, उसको उसके लिए कुछ और साइन वाइन करने की आवश्यकता नहीं होती। अब यहां पे लेकिन एक और रूल है, अलग से बता देता हूं मैं। समझो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स दिया था और मिस्टर बी ने मिस्टर ए को एक प्रॉमिसरी नोट लिख के दिया। दैट मीन्स यहां पे अल्टीमेटली बी लायबल है, ही इज द मेकर ऑफ नोट, तो ये लायबल है पे करने के लिए। कल चलकर बी की डेथ हो जाती है तो इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव मान लो एक्स है, ये ऑटोमेटिकली लायबल है इसका पेमेंट करने के लिए। बट समझो ए जो है होल्डर, इसको लगता है कि अपन एडिशनल सिक्योरिटी के लिए इसके साइन ले लेते हैं इसके ऊपर, और एक्स से साइन करवा ली जाती है सेम बिल के ऊपर, सेम प्रॉमिसरी नोट के ऊपर। ऐसे केस में एक्स बिकम्स नाउ पर्सनली लायबल। अगर वो साइन नहीं किया होता तो उसकी लायबिलिटी कितनी होती, तो सिर्फ उतनी जितने एसेट्स मिल रहे हैं बी की प्रॉपर्टी से, उसके जितने भी स्टेट प्राप्त होती है उतने तक लायबिलिटी होती है। बट अगर वो साइन कर देगा तो फिर ही विल बिकम पर्सनली लायबल। ठीक है, साइन करते वक्त अगर वो लिख देता है कि मैं साइन तो कर रहा हूं लेकिन मैं उतनी ही लायबिलिटी लूंगा जितनी इसके एसेट्स मिलेंगे, मैक्सिमम उतनी लायबिलिटी लूंगा, तो फिर इसकी लायबिलिटी भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो वैसे तो इसकी आवश्यकता ही नहीं होती, लेकिन अगर साइन कर दिया उसने तो फिर उसकी लायबिलिटी पर्सनल हो जाती है, अनलेस ही हैज सिग्निफाइड दैट ही विल बी लायबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द एसेट रिसीव्ड फ्रॉम द डिसीज्ड। ठीक है, तो ये अगला पॉइंट है। सो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड की लायबिलिटी। सो देखते हैं। If the person makes the endorsement on the instrument, but before the same could be delivered to the endorsee, the endorser dies. Legal representative of the deceased person cannot negotiate the same by mere delivery thereof. So पहले तो ये हो गया, ये उसकी बात हो गई जब इसने सिर्फ बनाया था और डिलीवर नहीं किया। अगर बनाया था और डिलीवर नहीं किया तो इसमें लायबिलिटी उत्पन्न ही नहीं होती। अगर एक्स से फिर साइन करा के लिया जाएगा तो फिर इसकी लायबिलिटी उत्पन्न होगी और फिर ये पर्सनल लायबिलिटी आ जाएगी। तो वही दिया है,
The legal representative of the deceased person cannot negotiate by delivery only, promissory note वगैरह वगैरह. The legal representative is not the agent of the deceased. Therefore, legal representative cannot complete the instrument if the instrument were executed by the deceased, but could not be delivered because of his death. तो आपको ये पॉइंट भी नहीं दिया है. फिर अगर वो लायबल कब होगा, अगर उसने साइन कर दिया तो पर्सनली लायबल हो जाएगा. तो वो वाला पॉइंट नहीं दिया है आपको. अगेन इनकम्प्लीट चीजें दी है, तो आपको पूरा एक्ट नहीं दिया. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें पूरी चीजें आपको नहीं बताई. सिंपली ये बोला है कि जब तक कि वो अगर उसने डिलीवर नहीं किया था बी ने, तो फिर ये नेगोशिएट ही नहीं हुआ. इसके बाद नेगोशिएट करना है तो कैसे करना पड़ेगा, तो एक्स को साइन करके इसको नेगोशिएट करना पड़ेगा. अगर वो साइन करेगा तो ही विल बिकम पर्सनली लायबल. तो ये पॉइंट यहाँ पे लिखा नहीं है. सो अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव साइन कर देता है तो पर्सनल लायबिलिटी होती है. आप लगे तो वो लिख के रख सकते हो. ठीक है. अगर वो साइन नहीं करेगा तो वो इंस्ट्रूमेंट वैलिड ही नहीं है. फिर अगर डिलीवर नहीं हुआ था तो, सो डिलीवर हो गया है तो फिर वैलिड है, फिर ऑटोमेटिक सक्सेशन हो जाएगा. बट डिलीवर नहीं हुआ तो फिर कोई राइट्स और लायबिलिटीज क्रिएट नहीं होते हैं. सो ऐसा है. तो इनकम्प्लीट चीजें हैं, बट ठीक है, जितना दिया है उतना आपको पढ़ना पड़ेगा. फिर प्रेजेंटमेंट की चर्चा करेंगे. प्रेजेंटमेंट कैसा होगा, यहां तक कोई डाउट होंगे तो पूछ सकते हो आप. बस प्रेजेंटमेंट खत्म. कल के दिन ही अपनी क्लास खत्म हो जाएगी. फिर कल भी ठीक है. कल की क्लास देख लेता हूं मैं. कल कितने बजे से थी, कल भी यही टाइम था ना, सेम टाइम ही था शायद. 12:40 से हाँ, थर्सडे को भी 12:45 से था, तो वो 12:30 से ले लेंगे अपन. और फिर फ्राइडे सैटरडे को तय नहीं था, तो इसीलिए टाइम रख दिए थे अपन ने 11:15 से. बट वो फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपना कल ही कंप्लीट हो जाएगा फिर. ठीक है. तो कल पूरा हो जाएगा. आज ही अपना अभी ये नेगोशिएशन, प्रेजेंटमेंट कंप्लीट हो जाता है. नेगोशिएशन तो हो गया, प्रेजेंटमेंट अभी कंप्लीट हो जाएगा. एटलीस्ट आधा तो भी हो ही जाएगा, वैसे पूरा ही हो जाएगा प्रेजेंटमेंट. चलो पढ़ते हैं. प्रेजेंटमेंट के रूल्स जो है ना, प्रेजेंटमेंट कैसे कैसे होता है एक इंस्ट्रूमेंट का, ये देखते हैं. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कैसे कैसे प्रेजेंट हो सकते हैं. सो डिपेंड करेगा इंस्ट्रूमेंट कौन सा है. अगर वो इंस्ट्रूमेंट है बिल ऑफ एक्सचेंज, तो वो दो बार प्रेजेंट होता है, प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस एंड प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट. तो तीन प्रकार के प्रेजेंटमेंट होते हैं. एक होता है प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस, फिर प्रेजेंटमेंट फॉर साइट, और प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट. प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस कब लगता है, तो ओनली इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट तीनों केस में लगेगा. इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि पेमेंट इज द अल्टीमेट, जो हमको पेमेंट चाहिए उसके लिए हम जाएंगे, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में भी आएगा, प्रॉमिसरी नोट में भी आएगा, एंड चेक में भी होगा. प्रेजेंटमेंट फॉर साइट, ये वर्ड बहुत कम केस में लिखे होते हैं,
अगर ये लिखा है बिल ऑफ एक्सचेंज में तो इसका मतलब अलग होता है, और अगर ये लिखा है प्रॉमिसरी नोट में तो इसका मतलब अलग होता है। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज में प्रेजेंटमेंट फॉर साइट लिखा है तो यहां पे जो डेज ऑफ मैच्योरिटी है will be counted from the date of acceptance। और प्रॉमिसरी नोट में है तो इसमें प्रेजेंटमेंट फॉर साइट का सिंपली इतना मतलब होता है कि आप प्रॉमिसरी नोट लेके जाते हैं मेकर के पास और उसको बताते हैं कि मेरे पास नोट है तो मैं पेमेंट रिसीव करने आऊंगा। तो वहां पे भी दिन वहां से काउंट होंगे जिस दिन आपने उसको दिखाया था वो, तो वहां से दिन काउंट करना चालू होते हैं। लेकिन उसमें एक्सेप्टेंस की आवश्यकता नहीं है, यहाँ एक्सेप्टेंस लगता है। यहाँ पे सिर्फ प्रॉमिसरी नोट को प्रेजेंट करना पड़ता है टू द मेकर फॉर डिसाइडिंग the date of maturity। तो उसमें अगर लिखा है 30 दिन बाद पेमेंट होगा तो 30 दिन बाद कब से होगा, जब आपने वो प्रॉमिसरी नोट दिखाया था उसको, वहां से 30 दिन काउंट किए जाएंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज में वैसे प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस होता है, एक केस में नहीं होगा जब ऑन डिमांड पेबल है, तो वहां पे एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली जाओ और पेमेंट रिसीव करके ला लो। जैसे चेक, चेक इज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड, तो वहां पे एक्सेप्टेंस की आवश्यकता नहीं है। सो प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस का मतलब है बिल 2 बार प्रेजेंट होगा। जैसे एक बिल है, समझो ए है, ए ने बी को गुड्स दिया था और बी ने ए को एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिख के दे दिया। बिल इज ड्रॉन ऑन मिस्टर सी, तो पहली बार ए इसको प्रेजेंट करेगा फॉर एक्सेप्टेंस। उसमें लिखा है 30 दिन बाद पैसे मिलेंगे। सो पहले एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करो, फिर 30 दिन बाद हम पैसा लेने जाएंगे, फिर से प्रेजेंट हो गए, प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। क्योंकि ये बिल है तो बिल में एक्सेप्टेंस की आवश्यकता होती है, इसीलिए बिल प्रेजेंट होता है 2 बार, एक एक्सेप्टेंस के लिए, दूसरा पेमेंट के लिए। प्रॉमिसरी नोट में क्योंकि एक्सेप्टेंस की आवश्यकता ही नहीं होती, वहां जो व्यक्ति खुद लिख रहा है वही लायबल है, तो इसीलिए वो सिर्फ पेमेंट को प्रेजेंट होता है। उसी प्रकार से चेक, ये सिर्फ पेमेंट को प्रेजेंट होता है बिकॉज उसमें भी एक्सेप्टेंस नहीं लगता, इट इज पेएबल ऑन डिमांड। ठीक है, तो सीधा जाके आप डिमांड करो और पैसा मिल जाएगा, एक्सेप्टेंस की आवश्यकता नहीं होती। तो सिर्फ बिल 2 बार प्रेजेंट होता है, एक पहले फॉर एक्सेप्टेंस प्रेजेंट होगा, फिर बाद में फिर से पेमेंट के लिए बिल प्रेजेंट होगा। जबकि प्रॉमिसरी नोट और चेक सिर्फ पेमेंट के लिए प्रेजेंट होंगे, एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, सो देखते हैं इतना। प्रेजेंटमेंट, presentment means showing the instrument to the drawee or acceptor or maker thereof with a view to obtaining payment thereon। प्रेजेंटमेंट 3 प्रकार का हो सकता है, एक फॉर एक्सेप्टेंस जो ओनली इन केस ऑफ बिल होगा, फॉर साइट ये बिल और प्रॉमिसरी नोट दोनों में होता है, और फॉर पेमेंट ये सब में होगा, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स। प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस का क्या मतलब है? सो प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस ये सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज में जरूरी होता है। प्रॉमिसरी नोट्स या बिल्स पेएबल ऑन डिमांड या चेक, इसमें प्रेजेंट करने की आवश्यकता नहीं होती फॉर एक्सेप्टेंस, क्योंकि ऑन डिमांड है, और प्रॉमिसरी नोट में खुद लायबल है, इसीलिए वो भी एक्सेप्टेंस के लिए नहीं ले जाना पड़ता। इफ बिल इज नॉट प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्टेंस, अगर आपने प्रेजेंट नहीं किया तो कोई भी पार्टी फिर लायबल नहीं होती। सो आपने ड्यू डेट निकल गई, मैच्योरिटी आ गई, उसके बाद भी आपने उसको प्रेजेंट नहीं किया तो आप फिर इस पे पैसा क्लेम नहीं कर सकते। इफ टाइम एंड प्लेस इज स्पेसिफाइड, तो प्रेजेंटमेंट होना चाहिए उस टाइम और प्लेस पे, एकदम सिंपल सा रूल है ये भी।
अगर टाइम और प्लेस नहीं बताया गया है, so bill must be presented to the drawee thereof for acceptance by person entitled to demand acceptance within a reasonable time after it is drawn and in business hours on a business day. फिर if the drawee cannot after reasonable search be found, हम acceptance कराने जाते हैं लेकिन जब भी हम उसके घर जाते हैं तो वो रहता ही नहीं है, या उसके दुकान पे जाते हैं तो रहता ही नहीं है, शटर डाउन करके गायब हो जाता है, या उसका बेटा आता है बोलता है पापा बोल रहे घर पे नहीं है. सो ऐसे केसेस में जब वो खुद ही उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा, तो अगर वो नहीं मिल रहा है हमको आफ्टर रीजनेबल सर्च, हम ढूंढ रहे हैं, 2-4 बार जा चुके हैं बट वो नहीं मिल रहा, तो बिल को हम डायरेक्टली ट्रीट कर सकते हैं कि डिसऑनर हो गया. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि उसको पे करने की इच्छा ही नहीं है. इफ द बिल इज डायरेक्टेड टू द ड्रॉई एट अ पर्टिकुलर प्लेस, कभी कभी उसमें प्लेस लिखी होती है कि इस प्लेस में तुम आ जाना, वहां पे मैं इसको एक्सेप्ट कर दूंगा. अगर उस जगह पे वो नहीं आता है तो अगेन हम इसको डिसऑनर मान सकते हैं. ठीक है, so if the bill is directed to the drawee at a particular place, it must be presented at that place, and if at the due date of presentment he cannot after reasonable search be found, तो फिर हम मान सकते हैं बिल डिसऑनर हो गया. फिर वेयर ऑथराइज्ड बाय एग्रीमेंट और यूसेज, प्रेजेंटमेंट को आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी कर सकते हैं. सो बाय रजिस्टर्ड लेटर इज सफिशिएंट. तो आपको खुद को जाने की जरूरत नहीं होती, आप पोस्ट के थ्रू उसको भेज दो, वो एक्सेप्ट करके आपको वापस दे देगा. प्रेजेंटमेंट फॉर ऑफ प्रॉमिसरी नोट फॉर साइट, तो बिल फॉर साइट तो मैंने बता दिया जिसमें डेट फिर काउंट होंगे फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. बट अगर प्रॉमिसरी नोट में फॉर साइट वर्ड यूज किया है तो क्या होता है, तो सिंपली आपको दिखाना पड़ता है और वहां से दिन गिनना चालू होंगे, उसमें एक्सेप्टेंस नहीं लगेगा. सो व्हेन अ प्रॉमिसरी नोट इज इशूड पेएबल आफ्टर साइट और पेएबल आफ्टर सर्टेन पीरियड आफ्टर साइट, its presentment for site is required to confirm the liability of the maker. Promissory note payable at a certain period after sight must be presented to the maker thereof for sight by person entitled to demand payment within a reasonable time after it is made and in business hours on business day. Maker cannot after reasonable, if the maker cannot after reasonable search be found, तो नोट को भी हम डिसऑनर मान सकते हैं, सेम रूल है. इफ डिफॉल्ट इन सच प्रेजेंटमेंट, कोई भी पार्टी लायबल नहीं होती, ये भी सेम रूल है. सो बाकी सब रूल्स एक जैसे ही काम करते हैं. फिर प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट, क्योंकि पेमेंट रिसीव करना हमारा अल्टीमेट एम है, तो इसीलिए पेमेंट के लिए हर इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट होता है. सिंस पेमेंट इज द अल्टीमेट ऑफ ऑल द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज रिक्वायर्ड. Presentment for payment is required in case of every negotiable instrument. Promissory notes, bill of exchange या check, तीनों को प्रेजेंट करना जरूरी है to the maker in case of promissory note, acceptor in case of bill, and drawee in case of check, respectively, by or on behalf of holder as herein after provided. If default is made in presentment, तो कोई भी पार्टी फिर liable नहीं होगी, not liable thereon to such holder. इफ ऑथराइज्ड बाय एग्रीमेंट, प्रेजेंटमेंट आप पोस्ट ऑफिस से भी कर सकते हैं, पोस्ट की सर्विसेज यूज करके. व्हेन प्रॉमिसरी नोट इज पेएबल ऑन डिमांड एंड इट इज नॉट पेएबल एट अ स्पेसिफाइड प्लेस, नो प्रेजेंटमेंट इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू चार्ज द मेकर देयरऑफ. दैट मींस अगर उसमें लिखा है डिमांड पे पेएबल रहेगा और कोई जगह नहीं दी है, तो वो आके आपको आपके प्लेस पे पेमेंट कर देगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई और जगह जाने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली वो आपको पेमेंट कर देगा. ठीक है, सो ये है. तो ये तीनों प्रेजेंटमेंट होते हैं, तीन प्रकार के. प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस जो सिर्फ बिल में लगेगा, फॉर प्रॉमिसरी नोट प्रेजेंट होता है फॉर साइट या इवन बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, एंड प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट जो सभी होंगे जिसमें बिल ऑफ एक्सचेंज हो, प्रॉमिसरी नोट हो या चेक हो, तीनों को प्रेजेंट करना जरूरी है फॉर पेमेंट. अब कुछ और पॉइंट्स रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस के लिए जब हम जाते हैं तो क्या तुरंत एक्सेप्टेंस देना जरूरी होता है क्या? तो आंसर इज नो. इसमें 48 आवर्स मिलते हैं उसको सोचने के लिए. सो ड्रॉवी को टाइम मिलता है सोचने का. सो मेरे पास एक चेक, एक बिल है, वो बिल को मैं लेके जाता हूँ ड्रॉवी को कि एक्सेप्ट करके दो. वो बोल सकता है कि 2 दिन बाद आना. 48 आवर्स उसके पास टाइम है, तो 48 आवर्स फॉर डेलिब्रेशन उसको मिलता है. सो वो सोच सकता है. और एक्स्ट्रा दिन मिल जाएगा अगर बीच में छुट्टी आ रही है, तो जैसे संडे का दिन आया तो अपन मान लेते संडे के दिन वो नहीं सोचता है, सो वो एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा उसको. सो संडे के दिन को एक्सक्लूड करना है आपको, जितने भी पब्लिक हॉलीडेज वगैरह वो सब एक्सक्लूड करना है आपको. ठीक है,
So the holder must, if so required by the drawee of a bill of exchange presented to him for acceptance, allow the drawee 48 hours excluding public holidays to consider whether he will accept it or not. आवर्स ऑफ प्रेजेंटमेंट, कब प्रेजेंट करना चाहिए आपने? तो यूजुअल बिजनेस आवर्स में. सो हर बिजनेस का अलग अलग टाइम होता है. बिल्स हो या प्रोमिसरी नोट हो, ये प्रेजेंट होना चाहिए फॉर पेमेंट ड्यूरिंग यूजुअल बिजनेस आवर्स. इन केस ऑफ चेक, बैंकिंग आवर्स में आपको प्रेजेंट करना पड़ता है. प्रेजेंटमेंट फॉर इंस्ट्रूमेंट फॉर पेमेंट, प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पेबल आफ्टर डेट और साइट. So promissory note या bill of exchange made payable at specified period after date or site thereof must be presented for payment at maturity. तो जो टाइम दिया रहेगा वहां पे आपको उस टाइम पे मैच्योरिटी पे प्रेजेंट करना पड़ेगा. फिर प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ प्रॉमिसरी नोट पेएबल बाय इंस्टॉलमेंट. अगर इंस्टॉलमेंट में पेएबल है, उसमें लिखा है कि मैं ये तारीख को इतना पैसा दूंगा, फिर अगली तारीख को इतना, फिर अगली तारीख को इतना, तो हर बार आपको बार बार प्रेजेंट करना पड़ता है. और उसमें भी फिर हर बार के लिए आपको 3 दिन के ग्रेस पीरियड मिलते हैं. सो ग्रेस पीरियड की बात नहीं की है आपको, लेकिन सिंपली इंस्टॉलमेंट है तो आपको हाँ दिया है, ऑन द 3rd डे दिया है. The promissory note payable by installment must be presented for payment on the 3rd day after the date fixed for payment of each installment. हर installment में grace period मिलेगा. And non-payment of such on such presentment has the same effect as non-presentment on maturity. That means वो dishonor मान लिया जाएगा. Presentment for payment of instrument payable at specified place and not elsewhere. अगर उसमें लिखा है कि ये सिर्फ एक स्पेसिफाइड प्लेस पे ही प्रेजेंट होगा, वहीं पे पेमेंट होगा, तो फिर आपको वो पर्टिकुलर प्लेस में जाना पड़ेगा. इट हैज टू बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एट दैट प्लेस. इंस्ट्रूमेंट पेएबल एट स्पेसिफाइड प्लेस. प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज मेड ड्रॉन एक्सेप्टेड पेएबल एट स्पेसिफाइड प्लेस मस्ट in order to charge the maker or drawer thereof be presented for payment at that place. तो सिमिलर ही रूल है. यहाँ पे लिखा है कि वही प्लेस और कहीं नहीं. यहाँ अगर सिर्फ उतना भी लिखा है कि वो स्पेसिफाइड प्लेस, तो भी सेम मीनिंग निकल के आता है. प्रेजेंटमेंट वेयर नो एक्सक्लूसिव प्लेस स्पेसिफाइड. अगर कुछ भी नहीं दिया है तो आप उसके प्लेस ऑफ बिजनेस पे जाओ, और अगर प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है तो फिर प्लेस ऑफ रेसिडेंस पे जाओ. So if the promissory note bill of exchange not made payable as mentioned in 68 or 69, so must be presented for payment at a place of business. पहले बिजनेस वाले प्लेस पे जाओ, और अगर वो नहीं है तो फिर आप रेसिडेंस प्लेस पे जा सकते हैं, ऑफ द मेकर, ड्रॉई और एक्सेप्टर देयर ऑफ, एज द केस में बी. प्रेजेंटमेंट व्हेन मेकर हैज नो नोन प्लेस ऑफ बिजनेस और रेसिडेंस. सो अगर उसका कोई प्लेस नहीं है और उसको हम ड्यू सर्च के बाद नहीं ढूंढ पा रहे, तो हम उसको डिसऑनर मान सकते हैं. So if the maker, drawee or acceptor has no known place of business or fixed residence and no place is specified in the instrument, such presentment may be made to him wherever he can be found. So एकदम सिंपल है, और अगर वो नहीं मिल रहा है तो हम इसको डिसऑनर मान लेंगे. प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक टू चार्ज ड्रॉवर. सो जब चेक दिया गया है तो वो चेक को भी बराबर बैंक में प्रेजेंट करना पड़ता है. अगर प्रेजेंट नहीं करोगे तो आप ड्रॉवर से पैसा क्लेम नहीं कर सकते. मैंने आपको चेक लिख के दे दिया, तो आपकी जिम्मेदारी है पहले तो आप बैंक जाके पैसा क्लेम करो. बैंक से अगर नहीं मिलेगा तो मेरे पास आ सकते हैं. सो वही दिया है, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 84, चेक मस्ट इन ऑर्डर टू चार्ज द ड्रॉवर बी प्रेजेंटेड एट बैंक अपॉन विच इट इज ड्रॉन बिफोर द रिलेशन बिटवीन ड्रॉवर एंड हिज बैंकर हैज बीन ऑल्टर्ड टू प्रेजुडिस द ऑर्डर. दैट मीन्स इन सिंपल टर्म्स आपको बैंक में पहले प्रेजेंट करना है, उसके बाद अगर बैंक से पेमेंट नहीं होगा तो आप फिर ड्रॉवर के पास जा सकते हैं. ये हम पढ़ेंगे डिसऑनर ऑफ चेक में. प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक टू चार्ज एनी अदर पर्सन. ये भी सेम रूल है कि आपको विद इन अ रीजनेबल टाइम प्रेजेंट करना है चेक को. अगर आप नहीं प्रेजेंट करोगे तो बाकी की सब पार्टीज डिस्चार्ज हो जाती है. फिर प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पेएबल ऑन डिमांड. अगर ऑन डिमांड है तो उसमें कोई टाइम नहीं लिखा होता है कब प्रेजेंट करना है. सो मैंने अगर एक ऑन डिमांड इंस्ट्रूमेंट आपको दे दिया तो आप कभी भी डिमांड कर सकते हो. अब कभी भी यानी क्या 3-4 साल बाद आओगे तो चलेगा क्या? तो नहीं, तो एक रीजनेबल टाइम देखा जाता है. तो वही दिया है, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ 31 पेमेंट ऑफ चेक. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑन डिमांड पेएबल है तो इसको प्रेजेंट करना चाहिए विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर इट इज रिसीव्ड बाय होल्डर. पेमेंट आप
एजेंट को भी कर सकते हैं, प्रेजेंटमेंट आप एजेंट को भी कर सकते हैं, और अगर व्यक्ति की डेथ हुई है तो उसके रिप्रेजेंटेटिव को भी कर सकते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव या असाइनी ऑफ इंसॉल्वेंट। तो प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस और पेमेंट में बी मेड टू ड्यूली ऑथराइज एजेंट ऑफ द ड्रॉवर, ड्रॉई मेकर और एक्सेप्टर एज द केस में बी, और वेयर ड्रॉई मेकर हैज डाइड हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव और he has been declared as insolvent to the assignee। एकदम बेसिक रूल है ये भी। एक्सक्यूज फॉर डिले इन प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस और पेमेंट, अगर डिले इन प्रेजेंटमेंट होता है तो इससे फिर बाकी की सब पार्टीज डिस्चार्ज हो जाएगी। सो डिले इन प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस और पेमेंट इज एक्सक्यूज्ड। हाँ, ये वो नहीं दिया है, ये दिया है कि अगर डिले जो है वो रीजनेबल कॉज के कारण है तो फिर उसको वैलिड माना जाएगा। जैसे कि जिस दिन मैं प्रेजेंट करना था उस दिन कुछ ऐसी घटना हो गई कि मैं नहीं जा पाया, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको वैलिड माना जाएगा। सो डिले इन प्रेजेंटमेंट अगर ये एक्सक्यूज हो जाता है इफ द डिले इज कॉज्ड बाय सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ होल्डर, जैसे घर पे कोई बीमार पड़ गया और मैं प्रेजेंट नहीं कर पाया, तो फिर ये वैलिड माना जाएगा और मैं कुछ दिन बाद भी फिर इसको प्रेजेंट कर सकता हूं। एंड नॉट इम्प्यूटेबल टू हिज डिफॉल्ट मिसकंडक्ट और निग्लिजेंस। When the cause of delay ceases to operate, प्रेजेंटमेंट फिर इसके बाद रीजनेबल टाइम में करना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं प्रेजेंट करने जा रहा था और मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं अस्पताल में भर्ती हो गया, अब मैं प्रेजेंट कैसे करूंगा? जब मैं प्रेजेंट कर ही नहीं सकता तो फिर जब मैं ठीक होके आऊंगा उसके बाद विद इन अ रीजनेबल टाइम में ये प्रेजेंट कर सकता हूं। फिर कब कब प्रेजेंटमेंट की आवश्यकता नहीं होती, एकदम बेसिक से पॉइंट्स है ये भी, सब जितने भी पॉइंट है एकदम जनरल वाले ही पॉइंट है। सो प्रेजेंटमेंट की आवश्यकता नहीं है और इंस्ट्रूमेंट को हम डिसऑनर्ड मान लेंगे सीधा इन केसेस में। कब? पहला, बाय डिफॉल्ट ऑफ मेकर, ड्रॉई और एक्सेप्टर। अगर मेकर, ड्रॉई या एक्सेप्टर इंटेंशनली प्रिवेंट करता है प्रेजेंटमेंट, वो खुद ही प्रेजेंट नहीं करने दे रहा, तो जैसे कोई प्रेजेंट करने जा रहा था और उसको रोक दिए बीच में, पुरानी मूवीज में होता है ना, गुंडे लगा दिए, मारपीट कर रहे हैं, उस टाइप का कोई चीज हो गई, so intentionally prevents the presentment, so यहां हम directly उसको dishonor मान लेंगे। और instrument being payable at his place of business, उसके place of business पे payable था, हम जब उसकी place of business में जाते हैं तो देखते हैं उसने शटर डाउन किया और गायब हो गया, हमको दिखा दुकान खुली थी, जब हम वहां तक पहुंचे तब तक शटर डाउन करके भाग गया, ऐसे केस में अगेन हम उसको डिसऑनर मान सकते हैं। सो ही क्लोजेस सच प्लेस ऑफ बिजनेस ऑन अ बिजनेस डे ड्यूरिंग यूजुअल बिजनेस आवर्स। और अगर इंस्ट्रूमेंट कोई एक पर्टिकुलर प्लेस पे, स्पेसिफाइड प्लेस पे पेएबल था, सो वो उस प्लेस पे अगर नहीं आता है, तो जैसे इसमें लिखा था कि शाम को 5 बजे काली पहाड़ी के पीछे बिल लेके आ जाना, पुरानी मूवीज में होता था, पैसे लेके काली पहाड़ी के पीछे शाम को 5 बजे, और हाँ बिल्कुल अकेले आना, पुलिस को इन्फॉर्म करने की जरूरत मत करना, बस वैसे ही उसमें लिखा था काली पहाड़ी के पीछे शाम को 5 बजे आ जाना, मैं एक्सेप्टेंस या पेमेंट कर दूंगा। और ना ही वो, ना ही उसका कोई ऑथराइज पर्सन वहां पे आता है टू पे, टू इट अटेंड्स एट सच प्लेस ड्यूरिंग द यूजुअल बिजनेस आवर्स, तो नहीं आते, तो ऐसे केस में भी हम उसको डिसऑनर मान लेंगे। और if the instrument not being payable at a specified place, he cannot after due search be found, जहां कोई टाइम नहीं था, प्लेस नहीं था और वो मिल भी नहीं रहा है हमको, तो हम अगेन यहाँ पे भी डिसऑनर मान सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बाय डिफॉल्ट हो गया, जब वो जानबूझ के प्रेजेंट नहीं होने दे रहा, जो पे करने की जिसकी जिम्मेदारी है वो जानबूझ के प्रेजेंट नहीं होने दे रहा, गायब हो जाता है, भाग जाता है, ऐसे केसेस। दूसरा, एज अगेंस्ट एनी पार्टी sought to be charged therewith if he is engaged to pay notwithstanding non presentment, अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने बोला है कि आप प्रेजेंट नहीं करना, डायरेक्टली मेरे पास आ जाना, मैं पैसा पे कर दूंगा, ये एक प्रकार का एंडोर्समेंट होता है, आपको अगेन वो कोर्स में नहीं है, इसको फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट बोलते हैं। सो अगर उसमें फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट है, दैट मींस उसने बोला है कि अगर डिसऑनर होगा तो मेरे पास प्रेजेंट मत करना, डायरेक्टली फोन करना और मैं पैसा भेज दूंगा, या पैसा लेने डायरेक्ट आ जाना, ऐसे केस में भी प्रेजेंटमेंट की आवश्यकता नहीं होती। सो एज अगेंस्ट एनी पार्टी सॉट टू बी चार्ज्ड इफ ही इज एंगेज टू पे नॉटविथस्टैंडिंग नॉन प्रेजेंटमेंट, यानी प्रेजेंट नहीं करोगे तो भी मैं पे करूंगा, ऐसा उसने बोला है, तो फिर प्रेजेंटमेंट की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये एक प्रकार का एंडोर्समेंट होता है, उसमें लिखा होता है फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट। सो अगेन आपको टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट कोर्स में नहीं है। एज अगेंस्ट एनी पार्टी if after maturity with the knowledge that the instrument has not been presented,
अगर इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट नहीं हुआ था बट फिर भी कोई व्यक्ति पेमेंट कर देता है तो फिर उसकी लायबिलिटी कंटिन्यू होती है। जैसे ए ने बी को गुड्स दिया था, बी ने इसको एक प्रोमिसरी नोट लिख के दे दिया था। अब प्रोमिसरी नोट एक्स के पास आ गया, एक्स के बाद वाई के पास आ गया, वाई गया बी के पास और प्रेजेंट या मैच्योरिटी पे या इसके पास गए ही नहीं और ये डिसऑनर हो गया। इसके बाद फिर वाई जाता है एक्स के पास और एक्स से पेमेंट रिसीव कर लेता है। तो ऐसी केस में एक्स को प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं, अगर वो पे कर देता है यहाँ पे, इफ ही पेज द अमाउंट, पार्ट पेमेंट कर दिया या पूरा पेमेंट कर दिया, तो ऐसे केस में अब प्रेजेंटमेंट की आवश्यकता नहीं है। सो एज अगेंस्ट एनी पार्टी, कोई भी पार्टी, इफ आफ्टर मैच्योरिटी with knowledge that the instrument has not been presented, instrument present नहीं हुआ था, फिर भी he makes a part payment on account of the amount due on the instrument, उसने फिर भी part payment कर दिया, तो यहाँ presentment excuse हो चुका है। और promises to pay the amount due, या तो promise कर देता है मैं पूरा पैसा दे दूंगा या part amount दे दूंगा, तो वहां पे भी again presentment की आवश्यकता नहीं। और otherwise waives his right to take एडवांटेज ऑफ एनी डिफॉल्ट ऑफ प्रेजेंटमेंट। सो यहाँ पे इन एनी केस अगर एक्स ने प्रॉमिस कर दिया या पेमेंट ही कर दिया तो ऐसे केस में विदाउट प्रेजेंटमेंट उससे आगे रिकवरी की जा सकेगी। सो ये भी आपको इनकम्प्लीट है, ये भी एक प्रकार का एंडोर्समेंट होता है, इसको सेंस रिकोर्स एंडोर्समेंट बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे एंडोर्समेंट होते हैं। और एज अगेंस्ट ड्रॉवर, इफ ड्रॉवर कुड नॉट सफर डैमेज फॉर वांट ऑफ प्रेजेंटमेंट, अगर ड्रॉवर जो है वो माइनर है या पर्सन नॉट हैविंग कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसके पास प्रेजेंट करने की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि वो व्यक्ति लायबल है ही नहीं, तो प्रेजेंट करके भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर लायबिलिटी ऑफ बैंकर फॉर निग्लिजेंटली डीलिंग विद बिल प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब ये भी आपको इनकम्प्लीट है, लायबिलिटी ऑफ बैंकर। वैसे इसमें काफी डीप में पूरे रूल्स हैं, बट आपको जितना दिया है उतना पढ़ते हैं। सो व्हेन द बिल of exchange accepted payable at specified bank has been duly presented there for payment and dishonored, if the banker so negligently or improperly keeps or deals with or delivers back such bill as to cause loss to the holder, he must compensate the holder for such loss। यानी इन सिंपल टर्म्स क्या होता है, जब बिल डिसऑनर होता है ना तो ये वापस करना पड़ता है। चेक जब डिसऑनर होता है तो वो वापस करना पड़ता है होल्डर को। जैसे अगर मैंने कोई चेक जमा किया अपने अकाउंट में और चेक डिसऑनर हो गया, तो बैंक मुझे फोन करेगा और बोलेगा आप अपना इंस्ट्रूमेंट वापस लेके जाओ। अगर वो वापस नहीं करते हैं तो मैं क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है डिसऑनर का। तो ऐसे केस में फिर मैं बैंक से क्लेम कर सकता हूं कि तुमने बिल नहीं दिया और उसके कारण मेरा लॉस हुआ। सो इसमें लायबिलिटी ऑफ बैंकर में भी आपको इनकम्प्लीट जानकारी दी है। इसमें भी काफी सारी चीजें, बैंकर की अलग अलग बैंकर की अलग अलग लायबिलिटी होती है। तो दो बैंकर्स होते हैं, कलेक्टिंग बैंकर एंड पेइंग बैंकर, दोनों की लायबिलिटीज अलग अलग होती है, बट वो भी आपको कोर्स में नहीं दिया है। जब ये पहले इंटर में था तब बहुत डीप में था ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। ये एक्ट ही पूरा 85 पेजेस का एक्ट चलता था अपनी बुक में, बट अभी आपको गिनती के कुछ पॉइंट्स दिए हैं, पूरा उतना डीप में नहीं दिया है। ठीक है, फिर इसके आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, रूल्स एज टू कॉम्पेंसेशन एंड डिसऑनर ऑफ चेक ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स। सो कल भी हम 15 मिनट जल्दी शुरू कर लेंगे, वैसे जरूरत नहीं है, 1 घंटे में हो जाएगा अपना कल तो। ठीक है, फिर यही टाइम रखते हैं, चेंज नहीं करते हैं। 12:45 का टाइम है, वही टाइम रखते हैं, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये इतना सा है और रूल्स ऑफ कॉम्पेंसेशन है, तो सेम टाइम रखते हैं अपन। ठीक है, और इसके क्वेश्चंस देखो बहुत आसान आएंगे क्वेश्चंस, उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है जितना इंटर में हुआ करता था। आपको कोर्स में काफी कम चीजें दी गई है, तो जितना दिया है उतना ही पढ़ना है आपको। बाकी अगर आगे चल के कुछ इंस्टीट्यूट बोलता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कल चलकर इंस्टीट्यूट बोलेगा कि कुछ कुछ पॉइंट जैसे होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं था, लेकिन वो जरूरी है बताना, तो वो चीज इंक्लूड किया है। कल चलकर हो सकता है कि इन लोग एंडोर्समेंट के प्रकार इंक्लूड कर लें, तो अगर वो करेंगे तो मैं अलग से उसका वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, वो आप उससे कवर कर सकते हैं। तो फिर से क्लास करने की आवश्यकता नहीं होगी, बट ऐसा कुछ अमेंडमेंट्स अगर लेके आते हैं कोर्स में तो उतने वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा। आपको अगर ये और डीप में पढ़ना ही चाहे तो मेरा पूरा वीडियो अवेलेबल है इसका यूट्यूब पे, इंटर वाले पूरे वीडियोज हैं। सो पूरा डीप में उसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट कवर होता है।
वैसे काम का नहीं है, बट वो अगर पढ़ लोगे ना तो एकदम डीप अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी इसकी। जो अपने को कई चीजें यहाँ पे थोड़ी अजीब लगती है क्योंकि आपको पूरा नहीं पढ़ाया जा रहा, लेकिन वो पूरा पढ़ोगे तो आपको वो काफी डीप में समझेगा। जैसे टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग होती है, वो भी आपको नहीं है। फिर नेगोशिएशन के प्रकार अलग अलग होते हैं, टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट होते हैं, सेंस रिकोर्स, फैकल्टेटिव, वैसे बहुत सारे एंडोर्समेंट होते हैं। नेगोशिएशन बैक का कॉन्सेप्ट है, वो सब आपको दिया ही नहीं है। तो खैर जितना दिया है उतना ही पढ़ो अभी तो। आपको लगता है तो आप एक्स्ट्रा के वीडियोस देख सकते हैं, और वो भी शॉर्ट में अवेलेबल है मेरे, तो रिवीजन वीडियोस भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो आप उससे भी कवर कर सकते हैं। इसके बाद अगली क्लास में आगे की चर्चा हम चालू करेंगे। सो चलो कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो, थैंक यू।